नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो अंदरूनी घमासान के बीच कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां, कई दिग्गज नेता जो थे उनसे उनकी पावर वापस ले ली गई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रभारी बदल दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद से हरियाणा का प्रभार छीन लिया गया है। आजाद को महासचिव के पद से भी हटा दिया गया है। बता दें आपको कि बाकी चिट्ठी लिखने वालों में सबसे आगे थे गुलाम नबी आजाद। इसके अलावा अंबिका सोनी को भी महासचिव पद से हटा दिया गया है। हरियाणा में विवेक बंसल कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के नेता हैं बंसल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का इंचार्ज भी बदल दिया गया है। रजनी पाटिल की जगह अब राजीव शुक्ला प्रभारी होंगे। तो वहीं पंजाब कांग्रेस से आशा कुमारी को हटा दिया गया है। आशा कुमारी की जगह अब हरीश रावत नए प्रभारी होंगे। उत्तराखंड के सीएम और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं रावत। दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई को भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई है। तो फेरबदल में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का कद भी बढ़ा है। रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बना दिया गया है। सोनिया गांधी के सलाहकारों में भी सुरजेवाला का नाम शामिल किया गया है। तो वहीं पंजाब से एमएलए कुलजीत नागरा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड का प्रभारी बना दिया गया है कुलजीत नागरा को। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य बन गए हैं कुलजीत नागरा। तो वहीं जहां पर कई जो कांग्रेस के नेता हैं उनका सियासी कद बढ़ा दिया गया है, तो वहीं कईयों का कद छोटा कर दिया गया है। खासतौर पर बड़ा नाम कांग्रेस के सीनियर नेता कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद, हरियाणा का प्रभार उनसे छीन लिया गया है। महासचिव पद से भी उनको हटा दिया गया है। अब विवेक बंसल को हरियाणा की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। तो सीधा रुख करते हैं अंकित दुदानी, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंकित, कह सकते हैं कि जिन्होंने आंखें दिखाई, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जिसमें अपने बागी तेवर दिखाए, उनको अब कांग्रेस ने भी जो है वो आंखें दिखा दी हैं। बिल्कुल अमृत, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में जो बम फटा था, एक लेटर बम जो फटा था, एक जो नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, अपने आप में वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को। और उस लेटर के बाद से ही लगातार पूरे देश के अंदर एक गूंज सुनाई दी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दो फाड़ होने जा रही है। और अब उसका जो नतीजा है वो सामने दिखा है, क्योंकि जब सोनिया गांधी ने अपनी जो एक पूरी टीम है उसका जब ऐलान किया है, तो उसमें वो सारे नेता नदारद हैं जिन्होंने चिट्ठी में जिनका नाम था। और बल्कि एक बात और कही जाए, जो कपिल सिब्बल जो खुलकर के सामने आए थे और जिन्होंने अपनी बात रखी थी, वो कहीं भी उस लिस्ट के अंदर नहीं है। कोई भी जिम्मेवारी उनको नहीं दी गई है। सीडब्ल्यूसी का मेंबर तक नहीं बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के बारे में राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा था, तो गुलाम नबी आजाद को जो महासचिव का पद है उससे भी हटा दिया गया, जो हरियाणा का प्रभार था उससे भी हटा दिया गया। केवल अब वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर के तौर पर रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद कांग्रेस में काफी बड़ा है और तेजी से बढ़ा है, क्योंकि वो राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर बताए जाते हैं, सोनिया गांधी की कोर टीम के मेंबर बताए जाते हैं। तो इसीलिए जो उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर भी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने जो 6 नेताओं को लिया है कि वो असिस्ट करेंगे उनको, तो उनमें भी रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम है। ये एक बड़ी बात है। और जो बात की जाए तो उनको पार्टी का महासचिव बनाया गया है और पार्टी के महासचिव के साथ साथ कर्नाटक का जो प्रभार भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो कद है कांग्रेस के अंदर वो बड़ा है। और कुमारी शैलजा कहें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें, या कुलदीप बिश्नोई कहें, किरण चौधरी कहें, कैप्टन अजय यादव, अवतार भड़ाना, कोई भी ऐसे नेता नहीं है जिनका कोई कद बढ़ा हो। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और काफी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन उनका भी नाम कहीं भी नहीं है लिस्ट के अंदर। ना उनको सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया गया है, ना ही के जो कमेटी है सोनिया गांधी को जो असिस्ट करेगी उसमें रखा गया है, ना ही पार्टी का महासचिव बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को जरूर सीडब्ल्यूसी की जो स्पेशल इन्वाइटी कमेटी है उसके अंदर रखा गया है और कुलदीप बिश्नोई को रखा गया है हरियाणा से। लेकिन अगर बात
की जाए तो हरियाणा को पूरी तरह से कहा जाए तो साइडलाइन ही किया गया है। और हरियाणा है कि इस मामले पर भी अब सियासत जो है वो गरमानी लाजमी है, क्योंकि विपक्ष की ओर से तो हमेशा यही कहा जाता है कि कांग्रेस को ये आदत हो गई है कि बदलाव को वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लेकिन इस बार तो बदलाव की मांग जो है वो कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं की ओर से की गई थी, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसे कार्रवाई की जाना, कईयों को तो एडजस्ट बेशक कर दिया गया है, लेकिन जैसे आपने बताया कि कई ऐसे जो हैं कह सकते हैं कि वर्कर या नेता की उनको बिल्कुल ही ये दिखा दिया गया है कि जो भी बदलाव की मांग करेगा उसका हश्र यही होगा। तो ऐसे तो फिर कांग्रेस क्या कह सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल बदलाव साफ तौर पर दिख गया है और अब कहीं ना कहीं जो युवा नेता हैं, वो चाहे विवेक बंसल की बात करें, कुलजीत नागरा की बात करें, वो सारे जो युवा नेता हैं उनको प्रेफरेंस दी गई है। रणदीप सुरजेवाला उनको प्रेफरेंस दी गई है, तो विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभार दिया गया है, राजीव शुक्ला को हिमाचल का प्रभार दिया गया है। और बात की जाए हरीश रावत जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, तो उनको पंजाब का प्रभार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरी अपनी एक टीम को, चेहरे को एक बदलने की कोशिश की है कि जो पुराने नेता चले आ रहे थे, लगातार वही पदों के ऊपर बने रहते थे और वही जिम्मेवारियां पाते थे, अब उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और उनको साइडलाइन करके जो नए नेता थे, जो अगली पंक्ति है कांग्रेस की, उसको जिम्मेवारियां दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मैसेज कितना कारगर साबित होगा वो अभी देखना होगा, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे, जो विरोध प्रदर्शन नहीं कहेंगे, जो विरोध कर रहे थे और चिट्ठी के माध्यम से विरोध किया था, अब उनका की नाराजगी कितनी कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी और वो नाराजगी किस हद तक, आगे ये नाराजगी अगर बढ़ती है तो फिर कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें खड़ी होती हैं। शुक्रिया अंकित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा बदलाव किया गया है कांग्रेस में, खास तौर पर युवाओं को आगे लेकर आया गया है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ये टीम है जो बनाई गई है, क्योंकि जो पुराने नेता थे या कह सकते हैं कि जो काफी समय से चले आ रहे नेता थे, अब उनको साइडलाइन कर दिया गया है। अब उनकी जगह युवाओं को जगह दी गई है और इसमें उन नेताओं पर खास तौर पर साइडलाइन उनको किया गया है जिनका नाम उस चिट्ठी में शामिल था जिसमें बागी सुर दिखाई दिए थे। और बात करते हैं जेईई मेन की। जेईई मेन परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 24 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। टॉपर्स में हरियाणा के 2 छात्र भी शामिल हैं। हरियाणा के दिव्यांशु को तीसरा स्थान मिला है और हरियाणा के हर्षवर्धन अग्रवाल को 11वां रैंक मिला है। देश भर में 1 से 6 सितंबर के बीच में हुई थी जेईई मेंस की परीक्षा, जिसका अब रिजल्ट आ चुका है और सफल परीक्षार्थी अब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। वो परीक्षा देंगे 27 सितंबर से जो शुरू होने जा रही है जेईई एडवांस की परीक्षा। तो मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। 24 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं और टॉपर्स में हरियाणा के 2 छात्र भी शामिल हैं। तो बात करते हैं किसानों की। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा की सियासत पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ जहां लाठीचार्ज को लेकर मनोहर सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं बीजेपी नेता ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सबके बीच गृह मंत्री अनिल विज पुलिस का बचाव करते दिख रहे हैं। लाठीचार्ज हो गया, मैं कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र के पीपली में पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तो लाठीचार्ज से अभी तक अनजान बने हुए हैं। उल्टा उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कह डाली है। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई एमएलआर नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो।
गृह मंत्री बेशक पुलिस का बचाव करने में लगे हों, लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तो किसानों पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। जबकि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी ट्वीट कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था, संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो। इधर सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तो अलग ही थ्योरी है। मंत्री जी आंदोलनकारी किसानों को तो कांग्रेसी बताने पर तुले हैं। ये सारा कांग्रेस का षड्यंत्र था। जो तीनों अध्यादेश हैं, कोई भी किसान ऐसी किसान समर्थक आदमी नहीं है जो इनमें कोई कमी निकालता हो। इन अध्यादेश से समस्या सिर्फ किसान को है नहीं है, समस्या कांग्रेस को है। और कल जो हुआ लाठीचार्ज, इसके अंदर भी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने पत्थरबाजी की। वो चाहते ही थे कि रोड जाम हो, अव्यवस्था फैले, फायरिंग हो। ये तो हमारे प्रशासन ने बड़ी धैर्य का परिचय दिया, सूझबूझ का परिचय दिया और उनको रैली करने दी। वहीं किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हुड्डा, शैलजा और सूरजेवाला ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर घायल किसानों के हालचाल जाने हैं और मनोहर सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। जो जन विरोधी फैसले हैं सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी है, बहुतों ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, उनको दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों के। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करे और नहीं तो फिर यहीं हम यहीं पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना होगा, चाहे जमीन पर चाहे सदन में, हर तरह से हम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। हमारे साथी सड़क पर, सदन में हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। हमारे किसानों की बात को देखते हुए इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी। हरियाणा का इतिहास अब उन 2 दुर्दांत शासकों के जुल्म से लिखा गया है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने निर्दयता से न केवल पीपली और कुरुक्षेत्र में परंतु पूरे हरियाणा में आड़तियों, किसानों और मजदूरों को लाठियों से पिटवाया, किसान की आवाज को दबाया। खट्टर साहब ये जान लें, दुष्यंत चौटाला जी जान लें, किसान का विश्वास लेकर आप सत्ता में आए थे और दुष्यंत चौटाला ने किसान का विश्वास लेकर उस विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। इन सबके बीच पुलिस ने किसान नेताओं पर ही केस दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है? अगर कृषि अध्यादेश में खामियां नहीं होती तो क्या किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ती? लेकिन इतना तो तय है कि लाठीचार्ज की कीमत पुलिस प्रशासन को तो जरूर चुकानी ही पड़ेगी। कुरुक्षेत्र से अशोक कुमार, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, जो लगातार जारी है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। आपको बताते हैं हरियाणा के हालात किस तरह के हैं। 24 घंटों के दौरान करीब 2400 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 299, फरीदाबाद में 281 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 180, कुरुक्षेत्र में 173, अंबाला में 168, सोनीपत में 167, करनाल में 155, पानीपत में 153। हरियाणा में मामले जो लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। तो वहीं 24 घंटों के दौरान कोरोना से 25 लोगों की मौत भी हुई है। करनाल में 4, सिरसा, अंबाला, गुरुग्राम में 3 लोगों की जान गई है। फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला और यमुनानगर में 2 जानें गई हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना से 932 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुल मामलों की बात करी जाए तो 88,000 से पार हो गए हैं कुल मामले।
लेकिन उनमें से 67,525 मरीज ठीक हो गए हैं और 19,000 के करीब एक्टिव केस अभी भी प्रदेश में है और प्रदेश का रिकवरी रेट करीब 77% है। सीधा रुख करते हैं गुरुग्राम का। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। तो धर्मवीर, बेशक पिछले दिनों में कुछ राहत जरूर मिली थी, कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली थी दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुरुग्राम में, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो हालात सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद में नहीं बल्कि बाकी शहरों में भी काफी खराब होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जून के पहले सप्ताह के बाद लगातार जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो कम होती चली गई थी, चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर फरीदाबाद हो। लेकिन अब पिछले करीब अगर बात करें तो सितंबर के 1 तारीख के बाद से ही लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त फरीदाबाद में 15,000 के पार ये आंकड़ा जा चुका है कोरोना के मरीजों का। वहीं गुरुग्राम में ये जो आंकड़ा है ये 14,500 के पार है। पिछले 11 दिन की मैं गुरुग्राम की बात करूं तो 11 दिन में करीब 2600 से ज्यादा मामले आए हैं, यानी कि रोजाना के 243 मामले जो है एक एवरेज के तौर पर हम देखें तो आ रहे हैं। यानी कि लगातार कोरोना जो है वो बढ़ रहा है और रिकवरी रेट जो पहले करीब 93% तक जा पहुंचा था अब वो गिर करके 85% तक आ पहुंचा है। तो लगातार ये मामले जो हैं ये बढ़े हैं। अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही आप अंदाजा लगाइए कि करीब 30,000 जो कोरोना के मरीज हैं वो अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद से सामने आए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ हरियाणा के बाकी सारे जिले हैं और एक तरफ दोनों ये जिले जो कि एनसीआर का हिस्सा हैं, दिल्ली से सटे हुए हैं, दोनों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि लगातार जो टेस्ट की संख्या है वो बढ़ाई गई है, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाए गए हैं, लोगों को एक तरह से जागरूक भी किया गया है कि वो क्या क्या सावधानियां बरतें। लेकिन दोनों बड़े शहर हैं, औद्योगिक शहर हैं, लोगों का आना जाना अक्सर लगा रहता है एक जिले से दूसरे जिले में या एक शहर से दूसरे शहर में। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इन दोनों शहरों में लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हैं और अभी भी प्रशासन को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामले और बढ़ सकते हैं। इसलिए सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि इससे बचा जा सके। बिल्कुल धर्मवीर, तो लापरवाही अभी बिल्कुल भी बरती नहीं जा सकती। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं लगातार, 24 घंटों के दौरान 2400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। और बात करते हैं कंगना रनौत की, जिसके समर्थन में महिला आयोग आया है। जी हां, एनडब्ल्यूडी को हिमाचल महिला आयोग की चिट्ठी लिखी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग से की गई है कड़ी कार्रवाई की मांग और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर भी कार्रवाई हो, यह भी मांग की गई है। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर नोटिस लिया जाए, ये भी कहा गया है। एनसीडब्ल्यू को हिमाचल महिला आयोग की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। कंगना के समर्थन में आया है महिला आयोग। इससे पहले बता दें कि बीजेपी की जो महिला मोर्चा है उनकी ओर से भी कंगना के हक में अपनी आवाज बुलंद की गई और सीधे तौर पर जो उसका दफ्तर तोड़ा गया है उसकी निंदा की गई और कार्रवाई की मांग की गई। और अब कंगना के समर्थन में महिला आयोग सामने आया है। बात करते हैं पानीपत की, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ससुर का अपनी ही बहू पर दिल आ गया और उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है। एक कलजुगी ससुर ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया और ये शर्मनाक वाकया पानीपत जिले में हुआ है, जहां ससुर का अपनी ही बहू पर दिल आ गया और मौका देखकर दोनों घर से फरार हो गए, रफू चक्कर हो गए। परिजनों ने बताया कि महिला अपने साथ अपनी 10 महीने की बेटी को भी साथ लेकर चली गई हैं और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हो चुका है कि दोनों घर से भागे हैं। बड़ी तरकीब से पहले सभी घर वालों को नींद की गोलियां दी और फिर दोनों फरार हो चुके हैं। हालांकि महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी और पिता के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों में बोलचाल तक भी नहीं थी। फिर अचानक ये कैसे संभव हो गया, यह समझना मुश्किल है। वहीं महिला के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। नहीं जी सर, ऐसा कोई शक नहीं था, कुछ भी ऐसी बात नहीं सर, घर में महसूस ही नहीं हुआ कभी ऐसा। ये तो एकदम से ही बात बनी है जी। वो तो मेरे ख्याल से उसको बोलती भी नहीं थी जी, 2-2.5 साल हो गए बोलती भी नहीं थी।
जब से मेरे साथ और मेरे पापा की लड़ाई बजी थी वो बोलती भी नहीं थी, और उसके बाद रोटी पानी कुछ भी नहीं पूछती थी। ये मेरी मम्मी के हाथ से दुआ देती थी। ये तो एकदम से ही उनका प्लानिंग हुई जी। क्या क्या गए थे, हम अपने बच्चे इसको घर मिला के लाते हूँ मैं, लेकिन घर नहीं पहुँचा ना वो यहाँ पाए। 13 दिन हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द अपने घर आ जाए, हमारी बच्ची हमारे घर आ जाए। परिजनों का कहना है कि घटना के कई दिन के बीत जाने के बाद भी तीनों की कोई अब तक खबर नहीं मिल पाई है। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पाई। उधर डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। तो हमारे थाने में सूचना आई थी कि एक महिला घर छोड़ के चली गई है और रात को चली गई, और साथ में उसने बताया जो उसके बेटे ने, जो लेडी गई है उसके हस्बैंड ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरी पत्नी चली गई है और मेरा फादर भी घर पे नहीं है। तो इस बारे में एफआईआर हमने दर्ज कर रखी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन इस घटना ने रिश्तों की गरिमा को ठेस तो पहुंचाई ही है। पिता समान ससुर के साथ यूं बहू का घर से भाग जाना समाज के ताने बाने के लिए बड़ी बात है। परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी इस घटना से काफी हैरान हैं। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18।